Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mr. Math, and today we'll talk about the practice questions of percentage. और आज मैं जो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो आपको मैं शॉर्टकट नहीं बताऊंगा बल्कि ये बताऊंगा कि स्कूल का कोई एग्जाम हो या आरएमसी का या कोई और भी सब्जेक्टिव एग्जाम हो तो आप किस तरह से इन आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के सॉल्यूशन को समझने की शुरू कोशिश करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने यहाँ पर मेंशन है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें और फिर आप देख सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन इसका होना चाहिए। चले ध्यान दें तो देखें कि आपको पता है कि रेडियस ऑफ सर्कल 1r होता है, राइट। सो यूल बी लाइक कि रेडियस ऑफ सर्कल जो है, रेडियस of circle is equivalent to r actually, right? Now when the radius is being increased, अगर रेडियस बढ़ जाएगा तो आप बोलेंगे इंक्रीज रेडियस। तो अगर आप इंक्रीज रेडियस की बात करेंगे तो आप बोलेंगे r 100 और 1 का इंक्रीज हुआ है डिवाइड बाय 100, तो ये आपका हो जाएगा 101 r ओवर 100। तो अब जो है आपका क्वेश्चन अपने आप में सिंप्लीफाई हो गया और आपको परसेंटेज इंक्रीज ढूंढना है एरिया के अंदर। तो आप बोलेंगे कि ओरिजिनल एरिया क्या है, राइट। सो आप बोलेंगे ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा, the original area will be pi r square, because जो एरिया होता है सर्कल का वो pi r square होता है, राइट। ओरिजिनल एरिया ये हो गया। नाउ इंक्रीज्ड एरिया, increased area which will be based on new radius. So the new radius is 101 r over 100 square, which is actually like 101 का अगर आप स्क्वायर करेंगे that will be 1020, और जो r है उसका स्क्वायर होकर r स्क्वायर हो जाएगा और 2 जीरो के 4 जीरो हो जाएंगे और पाई आपका एज इट इज रहेगा। चाहे तो आप इसको पॉइंट पर बेस्ड करके भी कर सकते थे, दैट कैन एक्चुअली बी सिंप्लीफाइड, तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि आप फ्रैक्शन हालांकि आप कैसे भी करें डज नॉट मेक अ डिफरेंस, राइट, और आप वैसे भी कर सकते थे, दैट्स माय पॉइंट इज। अब अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया निकालना है, ओके, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। नया वाला जो आपका एरिया है आप लिखेंगे इंक्रीज एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाय 100, राइट, परसेंटेज फॉर्मूला आते हैं। इस तरह से आप फॉर्मूला लिखेंगे, राइट। तो मैं उस स्टेप को यहाँ पर थोड़ा सा रिजेक्ट करता हूँ, तो मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंक्रीज एरिया लिखने के बजाय सीधा उसका वैल्यू लिख रहा हूँ जो कि आपको दिया हुआ है 10201 r स्क्वायर और पाई भी साथ में लिख लेते हैं अपॉन 1 1 2 3। तो ये आपका इंक्रीज एरिया। फिर आप माइनस करेंगे ओरिजिनल एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, और कंपेयर किसके बेसिस पर होता है, ओरिजिनल के बेसिस पर, और आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट यू कैन चेंज इट इनटू परसेंटेज, राइट। अब आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो you'll get the answer। तो आइए चले सॉल्व करते हैं। सो नाउ जस्ट सिंप्लीफाइड it will, if you take common pi r square on numerator side, okay, if you take pi r square common, what will happen? Here you will be left with 10201 upon 1 1 2 3 4 minus 1 divided by pi r square, the pi r square given in the denominator, तो जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसको आपने लिखा मल्टीप्लाई में 100%, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है।
ये जब वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप 10,201 में से 10,000 रिड्यूस करेंगे तो आपका किस तरह से दिखाई देगा, ये 201, और डिनोमिनेटर में जो आपका वो 10,000 आ जाएगा, और इनटू में कैसा है बेटा जी, 100%। तो अब आप यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपका आ जाएगा 200/100, और 201/100 कितना हो जाएगा, देखिए डेसिमल वापस से लगा लें तो 2.01 परसेंटेज, ये आपका इंक्रीज्ड चेंज है। तो आई होप कि आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की, और अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें बोल रहा है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, और जो सरफेस एरिया का वैल्यू आएगा और जो वैल्यू आएगा वॉल्यूम का, वो कितना परसेंटेज में है। तो अगर आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम को अलग अलग कैलकुलेट करें और फिर परसेंटेज कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो बहुत ही ज्यादा आपको हेक्टिक काम पड़ेगा, आपसे नहीं होगा इजीली, आप परेशान हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर समझदारी दिखाएं, आपको बोल रहा है व्हाट यू नीड टू फाइंड द परसेंटेज, राइट। तो आप बोलेंगे कितना परसेंट होगा, सी वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, देन वो बोल रहा है कि डिनोमिनेटर में आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और ये जो आपकी दोनों चीजें हैं ये परसेंटेज में पूछा है, तो इनटू में 100% कर दोगे आप। अब आप यहीं से ही क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं और आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr², जबकि अगर आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करेंगे तो होता है 4/3πr³ इंटू 100%। अगर यहां वैल्यू पुट कर लेते तो आपका काम देखो कितना आसान हो जाएगा। फिर आप देखें 4 से तो 4 कट ही जाना है, पाई से पाई कट जाना है, r 2 थे या 3 थे, एक बच जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, और इंटू में 100% है, और रेडियस दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, राइट। आप 1 0 से 1 0 काट देंगे, 30 आ जाएगा आपका परसेंट। तो आपको काफी ज्यादा ये क्वेश्चन आसान पड़ेगा अगर आप इस तरह की अप्रोच करेंगे, बजाय आप 4 इंटू में 22/7 r² करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे, फिर वॉल्यूम का वैल्यू निकालेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये एक आसान रास्ता है जहां से आप बहुत ज्यादा टाइम एंड एफर्ट सेव कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट होगा प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आई होप कि आपको मेरी यह बात और मेरा ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। एक स्क्वायर है जिसका साइड आपको दिया हुआ है और 30% से वो बढ़ गया, तो बताइए कि एरिया में कितना इंक्रीमेंट आया। देखिए आप इसे x लेके भी कर सकते हैं, पर मैं बोलता हूं कि यार 10 लेके या 100 लेके करते हैं तो क्वेश्चन काफी आसान होता है, राइट। और बाकी आप x लेके a लेके जैसे चाहे वैसे भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू इन इट, ओके। हम लोग मान लेते हैं कि वो जो है ना 100 है, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर भी 100, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी 100। तो अब अगर स्क्वायर का साइड 100 है तो आपको पता चलेगा इंक्रीज्ड साइड क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड साइड, इंक्रीज्ड साइड मस्ट बी इक्वल टू कि पहले 100 था, अब हो जाएगा 100 प्लस 30, क्योंकि 30 से इंक्रीमेंट आया है और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 100। सो यू कैन एक्चुअली कैंसल आउट this 100 by this 100 and 130 will be the new side. So आप लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन एरिया, राइट, परसेंटेज चेंज इन एरिया। जो
स्क्वायर का एरिया है पहले वाले का, वो 100 इंटू 100 और बाद वाले का 130 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 130 का स्क्वायर। और आप चाहे इसको और डिफाइन करने के लिए सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, तो एक तरीके से वो आपको थोड़ा सा ज्यादा जो है बेहतर नजर आएगा, तो वो एक चीज आप ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। ओके, दैट विल लुक इवन मोर बेटर। तो ये हो गया आपका नए वाले एरिया में से पुराना वाले एरिया माइनस कर दिया, और कंपेयर कैसे हो रहा है, पुराने वाले एरिया के बेसिस पर, राइट। और इनटू में 100% टू चेंज इट इनटू परसेंटेज। अब आप देखिए क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही आसान। इसमें आप काफी ज्यादा समझदारी दिखा सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कर सकते हैं, पर मैं वो सब नहीं कर रहा। देखिए मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई है कि यहाँ पर दिख रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ए का स्क्वायर माइनस जो बी का स्क्वायर है वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये ज्यादातर बच्चों को पता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं इसको भी इसी फॉर्मेट में लिखूंगा, तो 130 माइनस 100 30 हो जाएगा, और 130 प्लस 100 230 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर बोले तो 4 0 इंटू 100%। अब आप आराम से इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो आप बोलेंगे 2 0 से 2 0 चला गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 23 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 69% आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। चले आगे चलते हैं। तो देखिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि एग्जैक्टली सेम ही ऑलमोस्ट 3 से, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है कि अगर आप मेजर करते हैं साइड का स्क्वायर, तो आपने 5% का एरर देख लिया एक्सेस में, यानी कि ज्यादा। तो अगर पहले 100 थी तो आपने 100 की जगह क्या देख लिया, आपने 100 में 5% ज्यादा देख लिया, राइट। तो आप एक्चुअल में 100 से 100 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 105 आ जाएगा। तो 100 के 5 के स्क्वायर में से 100 का स्क्वायर जाएगा, वापस से आइडेंटिटी लगाओगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 5, और जब आप माइनस करोगे तो 5, ऐड करोगे तो 205। 100 का स्क्वायर होता है 4 जीरोस, 100 स्क्वायर। तो आप यहां पर कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरोस, और बाकी आप इसको सिंपली कर लें, परसेंटेज में जाना चाहिए आंसर। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 और 25, और 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट से पहले आप डेसिमल लगा, तो आपका 10.25% का जो है वो आपने चेंज एरर है, ठीक है। तो आई होप कि ये अपने आप में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान क्वेश्चन था, तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आप इसको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें, और फिर देखें सॉल्यूशन और समझने की कोशिश करें। चलिए आइए बात करते हैं। लेंथ और ब्रेथ एक स्क्वायर का इंक्रीज हो रहा है, और एरिया में कितना चेंज हुआ ये आपको बताना है। The area of the rectangle so formed exceeds the area of the square by, वाओ। देखिए एक स्क्वायर था, और फिर उसका चेंज होने से अब अलग अलग चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है स्क्वायर नहीं रहेगा ना। पहले तो दोनों चीजें बराबर थी, पर अब अलग अलग बदलाव आने की वजह से एक चीज ज्यादा बड़ी हो गई, एक चीज थोड़ी छोटी रह गई, तो वो रेक्टेंगल में चेंज हो गया। पर बहरहाल क्वेश्चन रिमेन सेम। ओके, सो आप मान लें लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी 100, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी 100। अब आपको निकालना पड़ेगा कि बॉस जो रेक्टेंगल बना है, जो रेक्टेंगल बन चुका है, उसका एरिया निकालने के लिए आपको पहले लेंथ ब्रेथ निकालनी पड़ेगी, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड, पहले तो साइड 100 था, पर अब 100 में इंक्रीज आ गया। लेंथ में कितना इंक्रीज आया, 1.30 1.20, लेंथ मान लो 30 से इंक्रीज हुआ है। ओके, तो आप काटोगे तो 130 आ जाएगा। एंड लाइकवाइज इफ यू टॉक अबाउट द breadth of rectangle,
formed is equals to 100 और 100 plus 20 over 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका 120. नाउ यू ऑलरेडी नो द साइड्स, तो यू जस्ट नीड टू फाइंड द एरियाज, राइट. तो हम लोग सीधा ही परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालने की कोशिश करेंगे. ओके, पर यहां ये पूछा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सो फॉर्म्ड एक्सीड्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाय. यू आर नॉट आस्क्ड टू आंसर इट इन परसेंटेज, राइट. आपको यहां पर परसेंटेज में नहीं पूछा है, तो आप इसको बिना परसेंटेज के भी अगर छोड़ दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. पर देखिए वैसे याद रखें कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें चेंज ऐसे पूछता नहीं है. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सो फॉर्म्ड एक्सीड्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाय, तो ऐसे पूछता नहीं है वो. उसका कहने का मतलब यहाँ पर भी परसेंटेज है, और क्वेश्चन ही आप देखें तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है परसेंटेज की फॉर्म में. तो आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट तो बढ़िया, नहीं तो आप सीधा माइनस कर सकते हैं बस निकालने के लिए. ओके, आप बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन एरिया. अब जो नया वाला रेक्टेंगल बना उसका एरिया क्या हो जाएगा 130 इंटू 120 एल इंटू बी, और पहले वाले का क्या हो जाएगा स्क्वायर में 100 इंटू 100. ओरिजिनल एरिया क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, राइट. अब आपको कैंसल आउट करना पड़ेगा. तो देखिए ऐसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. ये हो जाएगा आपका, आप ना इसमें इस तरह से करेंगे, एक तो ये 100 इस 100 से आ गया, ऊपर से आप ये जो नीचे वाला 100 है कैसे काटे, इधर से 0 0 कॉमन ले लें 100 बन गया, इधर से 2 0 कॉमन ले लें 100 बन जाएगा. तो ये 100 बाहर आ जाएगा, डिवाइड में भी 100 है, परसेंटेज बच गया, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 13 इंटू 12 दैट इज 156 माइनस 100. तो ये आप कैंसल आउट कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा 56%. तो अगर आपको परसेंटेज में निकालना था तो आप बस ये ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं, आपका निकल आता है कि चेंज कितना आया है. ठीक है, यहां से आपको चेंज पता चल जाता, और बाकी आपको आउट ऑफ ओरिजिनल इंटू 100 करने की जरूरत नहीं पड़ती परसेंटेज में चेंज करने के लिए. तो 56% का जो है इस क्वेश्चन एरिया में चेंज आया है. ओके, तो देखिए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की और इसको समझने की कोशिश करते हैं. एक चावल का प्राइस है, प्राइस ऑफ राइस, वो बढ़ गया है. अब आपको वापस उसको ओरिजिनल प्राइस पर लेकर के आना है, तो कितना प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा. अगर आप बोलते हैं 60%, तो ये गलत है, क्योंकि जब आप प्राइस बढ़ा रहे थे तो वो पुराने वाले प्राइस पे था, जब आप प्राइस घटाएंगे तो नए वाले प्राइस पे होगा. तो क्योंकि 60% किसी नए उसका लेवल का निकल रहा है ना, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है. चले देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं. पुराना वाला प्राइस आप x मान सकते हैं, कुछ भी, मैं 100 मान लेता हूं. ठीक है, लेट जब भी परसेंटेज में निकालना हो ना आंसर, भाई साहब आप हमेशा 100 मानो बेस्ट. जब आपको वैल्यू निकालनी हो ना, जब भले 100 मत मानो, क्योंकि फिर यूनिटरी मेथड लगाना पड़ता है. आप x मान सकते हो, पर कम से कम परसेंटेज चेंज में तो 100 ही मानो, बहुत आसान होता है क्वेश्चन. लेट द ओरिजिनल प्राइस भी 100, ओरिजिनल प्राइस भी 100. ओके, अब आपका ओरिजिनल प्राइस जो है वो आ गया 100. नाउ इंक्रीज्ड प्राइस अब यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, एंड इंक्रीज्ड प्राइस, इंक्रीज्ड प्राइस, तो आप बोलेंगे पहले आपका प्राइस 100 था, अब आपका 60% से इंक्रीज हो गया. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप 100 से 100 काट सकते हैं और अल्टीमेटली आपका 160 आ जाए. अब आपके पास 100 भी है, 160 भी है, ओरिजिनल प्राइस भी है, इंक्रीज प्राइस भी है. तो आपको इंक्रीज प्राइस से रिड्यूस करना है, वापस से 160 को 100 पे लेके जाना. तो आप बस लिख लें कि द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय 60, लेकिन वो परसेंटेज में पूछेगा, तो आप परसेंटेज में कैसे निकालेंगे.
चेंज इन परसेंटेज प्राइस. ओके, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऐसे बोल लो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो आप बोलेंगे कि बॉस मेरा अब जो है, जो मेरा बेस प्राइस है वो क्या है, 160 है. जो मेरा बेस प्राइस है अब, जो मेरा बेस प्राइस है 160 है. और अब मुझे 100 पे जाना है, तो मेरा 100 नया प्राइस हो गया. और पहले मेरा 160 हो जाएगा, 160 बेस प्राइस है, उससे कंपेयर कर रहा हूं, इंटू में 100 परसेंटेज. तो आपका जब नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि बॉस आपका नेगेटिव आया है, डिक्रीज हुआ है आपका. ठीक है, इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि आपका डिक्रीज हुआ है. तो अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. 0 से 0, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 4 2 जा 8, 4 25 जा, तो 25 और 3 जा होता है 75/2%. और इसको आप 37.5% भी बोल सकते हैं. इसको क्या बोल सकते हैं, और 37.5. तो आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं कि डिक्रीज करना है कितना, 37.5% का डिक्रीज करना है प्राइस में. ओके, तो आप देखिए काफी डिफरेंस आ जाता है, राइट. काफी डिफरेंस आ गया, कहां 60%, कहां 37.5%. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. एक आर्टिकल का प्राइस रिड्यूस हो गया, वापस उसको ले जाना है, कितना करना पड़ेगा. देखिए एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, राइट. बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है. आप देखें कि पहले जो है आपका प्राइस अप हुआ था और अब रिड्यूस हुआ, राइट. तो आप अभी भी सॉल्यूशन में ये कंसीडर कर सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस भी 100, लेट द ओरिजिनल प्राइस भी 100. ओके, लेट द ओरिजिनल प्राइस भी 100. तो आप 100 में से रिड्यूस करेंगे ना 25, तो 75 आ जाएगा. तो आपका बेस प्राइस जो पहले 160 था, कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 75. तो ये आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 100 माइनस 75 इज 25 ओवर 75 इंटू 400. तो आप इसको इस तरह से पकड़ सकते हैं कि 25 3 जा 75 और 100/3 कितना होता है, 33.33%. तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा. तो ये काफी अपने आप में आसान क्वेश्चन है कि आपको 33.33% से जो प्राइस है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा. तो आई होप कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा. चले आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. चले, एक पेपर हुआ है, उसमें 36% अगर आप मार्क्स लाओगे तो आप पास हो जाओगे. पर बच्चा महान था, वो 113 ही ला पाया और फेल हो गया. और फेल हुआ 85 मार्क्स से, मतलब जितने लाया उससे थोड़े से ही कम और चाहिए, मतलब काफी कम रह गए बेचारे के मार्क्स. तो बताओ मैक्सिमम मार्क्स क्या है, जो आपको चाहिए होता है उसे एक्सलेक्ट कर लो. ठीक है, ताकि जो एक्स वैल्यू है वही आंसर आ जाए. लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स. ओके, लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स. अब आपने मैक्सिमम मार्क्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया. नाउ यू नो दैट पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे. देखिए, पासिंग मार्क्स आर एक्चुअली गिवन 130, पर पास होता होता जब 85 और आते, राइट. तो ये टोटल मार्क्स होने चाहिए थे जो उसके आने चाहिए थे पास होने के लिए.
और पासिंग मार्क्स एक्चुअल में है क्या भाई, जो टोटल मार्क्स है उसके 36%, 36% ऑफ x इज इक्वल टू 5 और 3 8 और 11 और 8 19। तो आप इसको सॉल्व कर लें। 36 परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 0 0, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 198। आपको पता है जब भी कोई फ्रैक्शन उस साइड जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट। तो आप जो x का वैल्यू निकालेंगे हो जाएगा 198 मल्टीप्लाई 100 ओवर 36। तो यू जस्ट नीड टू नाउ सिंप्लीफाई इट, ओके। तो आप बोलेंगे बॉस कि यार 198 जो है ये ऑब्वियसली 18 से डिवाइड हो जाएगा, तो 36 भी 18 के टेबल में आता है, तो आप 18 से काटो। देखो 18 2 से 36 और 18 11 से हो जाएगा, और 2 को आप काट लो 5 से और 0 का 0 कॉपी, तो 550 हो जाएगा आंसर। तो टोटल 550 जो है आपके वो मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और आप हमेशा की तरह उसको ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चले आगे चलते हैं। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने है। एक एग्जाम के अंदर स्टूडेंट ने 30% मार्क्स स्कोर किए फर्स्ट पेपर में, जो कि टोटल 180 का था। उसको सेकंड पेपर में 150 का जो पेपर है उसमें से कितने नंबर लाने चाहिए कि उसका एवरेज बने 50 के बराबर। ठीक है, सोल्यूशन देखिए। बहुत ही आसान एक्चुअली क्वेश्चन। आप बोलेंगे कि मार्क्स सिक्योर्ड टोटल मार्क्स इंटू 100, तो परसेंटेज में आंसर आता है, और वो चाहिए आपको 50 के बराबर, राइट। भाई आपको टोटल मार्क्स में से कितने नंबर लाए कि 50% के बराबर आ जाए, यही तो क्वेश्चन है ना। अब टोटल मार्क की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली वो क्या हो जाएंगे। देखो पहला पेपर था 180 मार्क का और दूसरा पेपर था 150 मार्क का। मार्क्स पहले वाले में कितने लाया वो, इज लाइक 30% ऑफ फर्स्ट पेपर ना, 30% ऑफ 180। और 150 में से कितने नंबर लाए नहीं पता उसको, राइट। हाउ मच शुड ही स्कोर नहीं पता, कोई आइडिया नहीं। तो आप उसको नहीं पता तो आप मान लो मार्क्स, बस यहाँ मार्क्स लिख लो, ठीक है। मार्क्स, ये मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो सेकंड पेपर है उसमें कितने नंबर आने चाहिए, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करो, और आप इसको एक्सपीरेट कर सकते हो इस मार्क वाली चीज को, ओके। अब देखिए आप क्वेश्चन हो जाएगा एकदम सिंपल। 30% ऑफ 180 क्या होता है, देखिए इसको मैं हल्का सा छोटा करता हूँ, एक सेकंड लिखिए। तो आप देखिए 30% कितना हो जाएगा, आप 30 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन मूव करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 180, और ये हो गया मार्क्स। और 150 180 और 150 कितना होता है 330, और ये 100 जो है इसको आप डिवाइड में ले जाए ऑलरेडी, तो जगह 50/100। अब तो बस क्वेश्चन को फाइनलाइज करते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखें 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5 5 2, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया, 18 3 से हो जाएगा 54 प्लस मार्क्स, ठीक है। और बराबर किसके हो जाएंगे, ये 331 से जाके मल्टीप्लाई हो गया 330/2 आ गया। आप डिवाइड कर लो
3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 13 2 6 जा 12 1 13 2 5 जा 54 उधर जाके आएगा तो मार्क्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? अगर आप 165 में से 154 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1 1 1, और इतने आपके मार्क्स आपको स्कोर करने चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको नहीं आया तो आप वीडियो को वापस से पीछे करके देख सकते हैं। चले बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन की। अ मैन वेजेस आर डिक्रीज्ड, तो पहले डिक्रीज हुई है, उसके बाद वो आपने इंक्रीज कर दी, तो ही हैज अ लॉस ऑफ कितना परसेंटेज का उसको लॉस। देखो मुझे नहीं पता तो मैं उसको 100 मान लेता हूं, ठीक है। लेट द वेजेस भी 100, लेट द ओरिजिनल वेजेस भी 100, ओके। लेट द ओरिजिनल वेजेस भी 100। सो इंक्रीज पहले डिक्रीज हुए, तो आप पहले डिक्रीज करोगे ना, डिक्रीज वेजेस, डिक्रीज वेजेस। सो अर्लियर इट वाज 100, कितने का डिक्रीज हुआ? 50% का। नाउ इंक्रीज वेजेस, पहले 50 था, अभी कितने से इंक्रीज हो गया? 50 से। और क्या 52 से 100 कर लो, और 100 प्लस 50 होता है 150 बाय 2 विच इज 75। तो अब आप देख लो उसका लॉस कितना है, आप लॉस चेक कर लो, लॉस परसेंटेज। पहले उसका 100 था, अब उसका 75 हो गया। उसका ओरिजिनल 100 था वेजेस, पहले उसको 100 रुपए मिलते थे, अब उसके 75 हो गया। मल्टीप्लाई बाय 100 और आंसर आएगा परसेंटेज में। तो अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लें। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो ये हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, और 100 माइनस 75 यानी कि 25% का उसको लॉस हो जाएगा। तो 25% से उसकी अल्टीमेटली वेजेस घट गई। अगर यही पहले उसने बढ़ाया होता और फिर घटाया होता सेम रेट से, तो उसको फायदा हो जाता। तो जब भी आपको कोई बोले ना सेम सेम कर रहा हो, पहले घटा के बढ़ा के, तो आप पहले बढ़वा लीजिए, बाद में घटवाइए, तो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट पहुंचेगा। ओके, इसी लेसन के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। बोल रहे हैं 100 बच्चों में से 50 बच्चे फेल हुए इंग्लिश में, और 30 बच्चे मैथमेटिक्स में फेल हो गए, और 12 बच्चे थे दोनों में फेल हो गए, इंग्लिश में मैथमेटिक्स में भी। और बताइए कितने बच्चे पास। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सेट थ्योरी पर बेस्ड है, वेन डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन है, और मैं ये कुछ बच्चों को पढ़ा चुका हूँ क्लास में, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। तो आप ये समझ लीजिए छोटी सी चीजें हैं, कुछ पहले वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला होता है, इसको पहले थोड़ा समझ लो कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन। इसका क्या मतलब? देखिए ए है, मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंग्लिश के बच्चे जो है कितने हैं, कि इंग्लिश में इतने बच्चे फेल हो गए। बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लें मैथमेटिक्स में इतने बच्चे फेल हो गए, ठीक है। तो अब मान लीजिए सुरेश है, वो इंग्लिश में फेल हुआ है, तो आपने उसका नाम इधर गिन लिया, ठीक है। और रमेश है, वो मैथ में फेल हुआ है, आपने इधर नाम गिन लिया। पर एक है राधिका,
वो दोनों में फेल हुई है, तो आपने इधर भी नाम गिना होगा, इधर भी नाम गिना होगा, आपने दो दो बार नाम गिना ना, तो ऐसे बच्चों को हम नाम निकाल देते हैं, तो हमें पता चल जाता है टोटल बच्चे कितने हैं जो फेल हुए हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं, तो बाकी बचे हुए सारे के सारे बच्चे पास होंगे। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम इस क्वेश्चन को करने वाले, तो आइए मैं आपको समझाता हूं। तो मैं कहूंगा कि टोटल स्टूडेंट जो फेल हुए, ठीक है, टोटल स्टूडेंट जो फेल हुआ कैसे निकलेगा? वो लोग जो इंग्लिश में फेल हुए, वो लोग जो मैथ में फेल हुए, और वो लोग जो इंग्लिश और मैथ में फेल हुए, दोनों में। तो आप कह सकते हैं कि इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे हैं 50, मैथमेटिक्स में फेल होने वाले बच्चे हैं 30, और ऐसे बच्चे जिनका दोनों जगह नाम काउंट हुआ है वो बच्चे हैं 12। तो 80 में से 12 जाएगा तो आ जाएगा 68। तो टोटल 68 बचे हैं जो फेल हो गए। तो पास कितने हुए? तो टोटल फेल्ड स्टूडेंट है ना ये तो टोटल फेल्ड स्टूडेंट है। अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि कितने बच्चे पास हुए, तो आप बोलेंगे टोटल पास्ट स्टूडेंट, टोटल पास्ट स्टूडेंट्स वो किसके बराबर हो जाएंगे कि टोटल जो स्टूडेंट है, जो टोटल स्टूडेंट है, टोटल जो स्टूडेंट है उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि फेल हुए, यानी कि फेल्ड स्टूडेंट्स। तो आप अगर 100 में से माइनस कर ले 68, तो आपको पता चल जाएगा इजीली कि टोटल 32 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पास हो, राइट, जो कि पास हुए हैं। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कॉन्सेप्ट को फिर से जाकर के देख सकते हैं थोड़ा सा, ओके। और अगर आप सर्च करेंगे ना वेन डायग्राम के बारे में, तो भी आपको इसके बारे में काफी सारी चीजें मिल जाएंगी इंटरनेट पर, तो आप सीख सकते हैं। और अगर आप क्लास में मौजूद है तो मुझसे वहां पर भी पूछ सकते हैं। चले आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एक स्कूल है जहां पर 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 50% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ओके। 18% स्टूडेंट कुछ भी नहीं खेलते, उनको पसंद ही नहीं है कुछ खेलना। तो बताओ कि कितने बच्चे दोनों खेलते? तो ये भी एग्जैक्टली वही सेम क्वेश्चन है जो कि आपने पहले किया था। देखिए आपको ये पता है कि 40% बच्चे खेलते हैं फुटबॉल, 50% बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, ठीक है। 18% बच्चे कुछ भी नहीं खेलते, राइट। 18% बच्चे कुछ भी नहीं खेलते। तो बताओ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ, ये आपसे सवाल पूछा। तो देखें आपको ना ये जो दिया हुआ है कि कितने फुटबॉल नहीं खेलते और क्रिकेट नहीं खेलते, तो आपको सबको नहीं नहीं में चेंज करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर 40% स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं तो 60% नहीं खेलते, नॉट प्ले फुटबॉल। अगर 50% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो 50% नहीं खेलते। अब दोनों जगह नाम काउंट हो गया रमेश का, क्योंकि वो क्रिकेट भी नहीं खेलता फुटबॉल भी नहीं खेलता, तो ऐसे बच्चों को हटा लो, 18% बच्चों को। तो ये अगर आप, मैं इसको प्रेजेंटेशन वाइज नहीं करा रहा क्योंकि मैंने अभी अभी कराया ऐसा क्वेश्चन, राइट। तो 60 और 50 होता है 110। 110% में से आप 18% निकाल देंगे तो कितना आएगा? 92%। ये वो बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ नहीं खेलते। तो बाकी स्कूल में जितने बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ खेलते खेलते, राइट, कुछ ना कुछ खेलते खेलते, दोनों खेलते हैं इसका मतलब, राइट। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ इज,
तो आप देखें कि क्रिकेट ना खेलने वाले बच्चे निकालती है, और ये हो गए आपके जो फुटबॉल भी नहीं खेलते, राइट। क्योंकि 92% जो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ नहीं खेलते, खेलते ही नहीं है लोग, तो ये प्योरली वो लोग हैं जो खेलते नहीं है, तो बाकी सब खेलते खेलते वाले। तो कितने हो जाएंगे 100 में से, क्योंकि 100 का मतलब कंप्लीट होता है, तो 8% ऐसे बच्चे हैं जो खेलते हैं दोनों खेल। ओके, चले, तो 8% जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो आइए इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट से। अगर एक इरेजर का प्राइस 25% से रिड्यूस हो जाता है तो एक बंदा 2 ज्यादा इरेजर खरीद पाता है। ओके, तो बताएं कि हाउ मेनी इरेजर्स आर अवेलेबल फॉर अ रुपी। अब आप देखें कि आप मान लें कि प्राइस आपको नहीं पता, प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं एक्स। ओके, प्राइस को क्या अज्यूम कर लेते हैं एक्स। लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स। नाउ रिड्यूस्ड प्राइस क्या हो जाएगा, देखिए रिड्यूस्ड प्राइस, पहले एक्स प्राइस था, अब 25% से रिड्यूस हो गया, और 100 से ही कंपेयर करते हैं हमेशा, आपको तो पता ही है। तो ये हो जाता है एक्स इंटू 100 माइनस 25 होता है 75। तो अगर आप इसको कैंसल आउट करें, 25 की टेबल में 75 3 पे आता है और 100 4 पे आता है, तो ये आपका हो जाएगा 3x/4। अब आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि मान लें अगर उसका बजट 1 रुपए का है तो पहले वो कितना कंज्यूम कर रहा होगा। भाई चेंज इन कंजप्शन जो है वो आपको दे रखा है, चेंज इन कंजप्शन, कंजप्शन या चेंज इन परचेजिंग कैपेसिटी, कंजप्शन लिख लो, आपको दिक्कत नहीं है। क्या वो 2 एक्स्ट्रा पेंसिल 2 एक्स्ट्रा इरेजर बाय कर सकता है, राइट। तो अगर 1 रुपए का बजट है ना उसका, 1 रुपए का बजट, तो 1 रुपए के बजट में वो अब इस रेट से 3x/4 के रेट से बाय कर सकता है बहुत सारी पेंसिल, जबकि पहले वो 1 रुपए के बजट में उसका x था प्राइस। तो अब जो चेंज आया ना प्राइस घटने से कितनी एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा वो इरेजर खरीद पाता है। तो इस लीनियर इक्वेशन को आपने अब सॉल्व करना है, और ये तो आप काफी अच्छे से जानते हैं। देखें डिनोमिनेटर में जो भी फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर में आता है उल्टा हो जाता है, राइट। तो ये बन जाएगा 4/3x माइनस 1/x इक्वल इंटू 2। आप इसको सॉल्व करें, देखिए 3x और x का एलसीएम लेंगे आप तो दैट विल बी 3x। तो 3x की टेबल में 3x 1 पर आता है, 1 4 जा 4, और 1x की टेबल में 3x, x को 3x कैसे बनाओगे, 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो आपसे पूछा है कि 1 रुपए में कितनी इरेजर आ सकती है, राइट। 1 रुपए का बजट है, देखो 4 - 3 करोगे आ जाएगा 1 रुपए का बजट, और पहले जो आपका प्राइस था वो था x। तो 1 रुपए के बजट में ओरिजिनल प्राइस से आप कितना खरीद सकते हैं, 3 को उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो इसका मतलब पहले वो जो है, पहले वो कितनी कंज्यूम कर रहा था, 6 इरेजर्स वो ले रहा था, यानी कि 6 इरेजर्स वो पहले 1 रुपए में बाय कर सकता था। 1 रुपए के बजट में x के प्राइस से वो 6 इरेजर्स पहले वो खरीद सकता था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है।
प्राइस जो है पेट्रोल का वो 25% से बढ़ गया, कोई नई बात नहीं है, बढ़ता ही रहता है ना। तो गाड़ी जो चला रहे हैं उनको कंजप्शन कितना रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि उनकी इनकम नहीं बढ़ी है, क्योंकि वो खर्चा बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी इनकम नहीं बढ़ी है, तो वो सोच रहे हैं थोड़ा बहुत कटौती कर लेंगे, कभी कभी बस से चले जाएंगे, बच्चों को घुमाने कम लेके जाएंगे, गरीब आदमी और क्या ही करता है, राइट। दैट्स व्हाई एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट, सो दैट यू अर्न वेल, so that you don't need to reduce your expenditure. Okay, आपकी लाइफ मस्त रहे तो पढ़ाई करना वेरी इंपॉर्टेंट। चले तो देखो प्राइस जो है पहले, अब मैंने जैसे कि कहा है आपको कि उसने बोला है परसेंटेज में चेंज पूछा है, तो आप 100 लेट करें सबसे बेस्ट होता है। तो आप ये लेट कर लें कि पेट्रोल प्राइस 100 थी पहले, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पेट्रोल भी 100। अब आपके पास पेट्रोल के प्राइस है ओरिजिनल वाले, अब आप जब इंक्रीज्ड प्राइस का होंगे वो निकालते हैं। तो चले हम लोग इंक्रीज्ड प्राइस निकालते हैं, इंक्रीज्ड प्राइस, इंक्रीज्ड प्राइस, पहले प्राइस 100 थे, अब 25% से इंक्रीज होगा, तो आप 100 के अंदर 25% इंक्रीज कर देंगे और डिनोमिनेटर में आपका 100 आ जाएगा, राइट। तो अगर आप 100 से 100 कैंसल आउट करेंगे तो अब आपका प्राइस हो जाएगा 1/25, राइट। अब आपका बजट रिमेन सेम है, ओके। तो परसेंटेज में निकाला तो कोई दिक्कत नहीं, आप बजट को ना 1 रुपी मान लो, आप बजट को मान लो 1 रुपी, ठीक है। बजट को मान लो 1 रुपी, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पेट्रोल बी 100 एंड बजट ₹1, बजट भी ₹1, ओके। बजट मतलब कितना एक्सपेंडिचर करना चाहते हो, बजट लिख लो, एक्सपेंडिचर लिख लो, एक बात है, ₹1, ओके। तो आप बोलोगे बॉस कि मेरा जो ओरिजिनल कंजप्शन है वो कितना आएगा, वो आएगा 100 रुपए का पेट्रोल था और 1 रुपया खर्च कर दिया, तो 1/100 आ जाएगा, और अब आ जाएगा 1/125, ठीक है। तो मैं सीधा निकाल रहा हूं कि बॉस मेरे को कितना परसेंटेज का चेंज आया, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन कंजप्शन ऑफ पेट्रोल, चेंज इन कंजप्शन, now obviously if you try to understand it, so earlier मतलब earlier you were having 1 rupee budget and petrol price was 100, so आप इतना ही कंज्यूम कर पा रहे थे, और अब प्राइस और बढ़ गया तो अब आप और भी कम कंज्यूम करोगे, राइट। ये नया प्राइस है, और आप हमेशा अपनी ओरिजिनल सिचुएशन से देखते हो कि आपने कितना उसमें जो है रिड्यूस करा है, राइट। नेगेटिव में आंसर आएगा क्योंकि रिड्यूस कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100% कॉज यू नीड टू फाइंड इट इन परसेंटेज, राइट। सो नाउ जस्ट नीड टू सॉल्व इट, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। सो नाउ if you take the LCM of 125 and 100, that will be 125 or 500 should be the LCM, right? In the table of 125, 500 comes at 4, 4 1 ja 4, and in the table of 100, 500 comes at 5, 5 1 ja 5. ये जो 1/100 है, आप इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो उल्टा हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 - 5 तो 1 ही होगा, ये 2 0 काट दिया आपने, 5 से रिड्यूस करेंगे आ जाएगा 20, तो इसका मतलब यह है कि 20% का जो है वो चेंज इन कंजप्शन ऑफ पेट्रोल आ जाएगा, वो आप कम खरीदेंगे पेट्रोल, ओके। बजट को बंद रखना चाहिए क्योंकि वो अल्टीमेटली डजंट मेक अ डिफरेंस, तो 1 रुपया बजट रखो सबसे बेस्ट है, या फिर आप
2 रुपये 10 रुपये रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 1 रुपये रखो सबसे बेस्ट रहता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। आप उसको 1 की जगह के भी रख सकते थे, एक्स भी रख सकते थे, डज नॉट मेक अ डिफरेंस, बजट रिमेन सेम। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग चलेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा मुझे। चले आइए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा और इसकी हम बात करेंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज हो गया और एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना चाहिए, रिमेन कांस्टेंट, वो चाहे 1 हो, x हो, k हो, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। रेशियो कितना है बिटवीन रिडक्शन इन कंजप्शन एंड द ओरिजिनल कंजप्शन। चले सॉल्यूशन की बात। देखो यार, आप ऑब्वियस सी बात है 100 मानोगे प्राइस ऑफ द शुगर को, तो आप बोलोगे लेट द प्राइस ऑफ द शुगर भी 100, राइट? लेट द प्राइस ऑफ शुगर भी 100। नाउ ऑब्वियसली इंक्रीज जो प्राइस हो जाएगा वो 120 हो जाएगा, राइट? अब तक तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे इंक्रीज्ड प्राइस में कैलकुलेट करता हूं। इंक्रीज्ड प्राइस कैसे आएगा? कि पहले आपका प्राइस 100 था और अब कितने का चेंज आ रहा है? 20 का, तो 100 में 20 ऐड कर दे। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि किधर से फॉर्मूला ये आया है, राइट? क्लास के अंदर। तो अब 100 से 100 काट लीजिएगा आप और आपको पता चल जाएगा कि बॉस 120 आपका जो है। तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि जो रिडक्शन है इन कंजप्शन एंड द ओरिजिनल कंजप्शन, ठीक है, रिडक्शन इन कंजप्शन कितना है? तो आप बोलेंगे रिडक्शन इन कंजप्शन, रिडक्शन इन कंजप्शन। तो रिडक्शन इन कंजप्शन कितना हो जाएगा? अगर मान लेते हैं 1 रुपए का बजट है, तो पहले आप ज्यादा खरीदते थे ना, क्योंकि आपके पास 100 रुपए का था जो आपका चीनी था। अब आप कम खरीदोगे क्योंकि बजट तो आपका सेम है पर प्राइस महंगा हो गया। तो आप देखें कि 120 और 100 का एलसीएम होता है 600। तो 100 की टेबल में 600 6 पे आता है और 120 की टेबल में 600 5 पे आता है। मैं ऐसे एलसीएम लिखते ऐसे निकालता हूँ, मैं सोचता हूँ 120 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो 100 की टेबल में भी आता हो, तो ऐसे करके मुझे जल्दी से आइडिया लग जाता है। बाकी और भी तरीके हैं, निंजा टेक्निक है, पर फिलहाल के लिए आप ये बेसिक तरीका सीख सकते हैं अगर आपको नहीं आता। तो अब तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि बॉस रिडक्शन इन कंजप्शन कितना है, जो पहले बोला था ये आपका रिडक्शन इन कंजप्शन कितना है 1/600। दूसरी तरफ बोलता है आपको ओरिजिनल कंजप्शन कितना है, तो प्राइस अगर शुगर का 100 था तो 1/100 होना चाहिए क्योंकि 1 रुपए का बजट माना था। तो अब बस आप देखें इसको सॉल्व करना है। तो आप 2 0 से 2 0 काट दें, 1 को उधर ले जाओ, 6 को उधर ले जाओ, 1 1 जा 1 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा रेशियो आंसर। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था अपने आप में, कुछ खास इसमें डिफिकल्ट नहीं था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपको कुछ चीजें मैथमेटिक्स की इसके रिगार्डिंग समझ में आई होंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा और क्या बेहतर मैं आपके लिए कर सकता हूं। आज के लिए बस इतना ही, यही 15 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करने थे। आई होप आप लोगों ने भी अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन, गुड बाय।